तो यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जैसा नाम वैसा काम इस चैप्टर का है। बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो ना केवल क्लास 11th में बल्कि 12th और उसके बाद की स्टडीज में भी काम आके आएगा। तो इसके बिल्कुल जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए जब ये चैप्टर आप पढ़ लें। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। पहले ऐसा मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग बॉडीज में ही फॉर्म हो सकते हैं। यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें लिविंग बॉडीज में बनाने के लिए कोई मिस्चीवियस फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन लगभग 1780 के आसपास साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनिमल और प्लांट बॉडी से मिलते थे उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की कि प्लांट बॉडी से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले वो कौन से हैं, और जो एनिमल बॉडी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले वो कौन से हैं, और फिर उन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया। पहले ऐसा भी मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग बॉडीज में बनते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, सबसे खतरनाक एनिमल्स हैं हम लोग। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल ओरिजिन के हैं। मिनरल ओरिजिन का मतलब है सी से मिल जाए, रिवर्स से मिल जाए, अर्थ क्रस्ट से मिल जाए, फॉरेस्ट में मिलते हो, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, मिनरल ओरिजिन के कहलाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया, पहले तो यही मानना था कि कोई मिस्चीवियस फोर्स है, कोई वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग बॉडीज में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन 1828 में बोहलर ने ये जो मिथ था, ये जो मिसकंसेप्शन था, ये गलत कॉन्सेप्ट जो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग बॉडीज में ही बनते हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। बोहलर ने फर्स्ट टाइम 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट करके फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया विच इज यूरिया। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है हमारे पास अमोनियम साइनेट, और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके वोहलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया। और तब से ये बात प्रूव हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। इन्होंने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट को हीट किया जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को उन्होंने बना लिया। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग बॉडीज, तो आप बताएंगे यूरिया। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, तो आप नाम बताएंगे यूरिया। और अगर पूछेंगे भाई किस कंपाउंड से बनाया,
तो वो अमोनियम साइनेट है NH4CN। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा NH2CO NH2 यूरियन। इसके बाद कोल्बे ने 1845 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, एसिटिक एसिड CH3COOH inside the laboratory from its constituent element। देखिए एसिटिक एसिड में एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी दैट इज यूरिया। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी from its constituent elements that will be acetic acid। दो तरह के क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछे कि भाई फर्स्ट एवर फॉर्म कंपाउंड इन लेबोरेटरी बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यूरिया आप बताओगे। आपसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो आप एसिटिक एसिड आंसर करिए। और ये भी पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम भी पूछ सकते हैं। वोहलर ने यूरिया फॉर्म किया और कोल्बे ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में। और बर्थलेट ने मीथेन को सिंथेसाइज किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मीथेन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज इनसाइड द लेबोरेटरी बाय बर्थलेट। तो इन्होंने 1856 में मीथेन को फॉर्म किया। और जब ये बात साबित हो गई कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के बाहर आउटसाइड द लिविंग बॉडीज बनाया जा सकता है, फिर तो एक तरह से बाढ़ सी आ गई। कई लोगों ने कई सारे कंपाउंड्स बनाए, पर जो फर्स्ट लोगों ने कंपाउंड्स बनाए उनको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिली। जैसे कोल्बे थे और आपके वोलर थे और बर्थलेट थे, इनको काफ़ी रिकॉग्निशन उस समय में मिला। नाउ वी गो फॉर टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले कुछ और बातें भी हम कर लेते हैं। देखिए, काफी लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन आज की तारीख में नोन है वो बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। ये इतनी जगह मैंने इसलिए छोड़ी कि मैं आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल दे सकूं। तो नाउ टुडे the most accepted definition of organic compound is organic compounds are either hydrocarbons or their derivatives। आपको बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है। हाइड्रोकार्बन तो वो होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के कंपाउंड्स बने, और सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा हमारे पास CH4 मीथेन, जिसे आप बोलते हो आयुर्वेदी में। इसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्श बोलते हैं दलदल को, पीट को। तो ये मार्श गैस है, ये पीट में दलदल में ही मिलता है, बनता है, जो प्लांट्स वगैरह के डिकम्पोजिशन से, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है, इसलिए इसको हमने मार्श गैस भी बोल दिया है। और भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं C2H6 हो सकता है, ये इथेन है। बेंजीन हो सकता है C6H6, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से वो तो सब ऑर्गेनिक होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? ये CH4 का एक H हटा दिया हमने,
CH3 रह गया और यहाँ पर लगा दिया OH, ये हो गया मिथेनॉल। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। C2H5OH, ये क्या हो गया? इथेनॉल। ये भी C2H6 का डेरिवेटिव है। C2H6 का H रिप्लेस करके OH ग्रुप हमने लगा दिया तो ये क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। तो काफी लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का शाम में यूज करते हैं, इथेनॉल। इसी तरह से ये बेंजीन है हमारे पास, और इस बेंजीन में अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ इस तरह का रहता है। देखिए, ये कार्बन है, दिस इज द कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन, दिस इज कार्बन। 6 कार्बन एटम्स होंगे बेंजीन में, और ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स हैं, और हर कार्बन के साथ एक एक H अटैच्ड है। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए इस फॉर्म में भी हम डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये अरेंजमेंट रहता है बेंजीन के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन का, और जो बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक बात और सीखेंगे आप कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बात आपको शायद याद आ जाए, अगर किसी कार्बन एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड रहते हैं तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और किसी कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच होते हैं तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर किसी कार्बन एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच होंगे तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, राइट। तो देखिए इस कार्बन से देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये वाला तो पाई है ना, दिस इज द पाई बॉन्ड। आपको तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है वो देखने, कितने अटैच है? 3 सिग्मा अटैच है, 1 2 3। इन ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें से 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। तो ऐसे ही हर कार्बन एटम बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। और ये जो बॉन्ड एंगल आप देखते हो sp2 की वजह से ज्योमेट्री कितनी होती है, क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होगा कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो आपको मैं ये बता रहा था कि आपने एक बेंजीन का ये वाला H रिप्लेस किया और यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, एटम लगा दिया, तो ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ही है, तो इसलिए ये भी कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चे तो हर तरह का होता है। किसी बच्चे ने पूछ लिया भाई सर ये देखिए ये H2CO3 है सर, ये कार्बोनिक एसिड है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? NaHCO3 है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन सर है, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? तो देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं ये मिनरल ओरिजिन के हैं। कार्बन हाइड्रोजन का मतलब होना ही ये कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो, तो ये कंपाउंड्स कैसे? मिनरल ओरिजिन के। और एक बात और आपको बता देते हैं, अगर आप H2CO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम्स, इसीलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये कैसा है? इनऑर्गेनिक। ऐसे ही NaHCO3 में बनाएंगे आप तो ये Na पॉजिटिव है और ये CO3 HCO3 नेगेटिव है। ये इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा HCO3, और यहाँ से जो है एक हम हटाएंगे, इसको हम ऐसा बना देते हैं।
ये हमारे पास HCO3 नेगेटिव है, HCO3 नेगेटिव। तो इसमें भी कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, आयनिक कंपाउंड है ये भी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप टार्टेरिक एसिड के साथ अगर मिक्स कर दो, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है टार्टेरिक एसिड, तो बेकिंग सोडा आपका बन जाता है ना। याद आ रहा है कुछ? बेकिंग सोडा, जो केक वगैरह है, पेस्ट्री वगैरह, उनको फ्लफी बनाने के लिए हम ये बेकिंग सोडा यूज करते हैं, है ना। और टार्टेरिक एसिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो Na2CO3 भी बनाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। मेन तो कंसर्न हमारी CO2 से होती है। तो Na2CO3 कैसा होता है? टेस्ट में बिटर होता है, और क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है तो टार्टेरिक एसिड के साथ यूज करके उसको क्या कर लिया? न्यूट्रलाइज कर लिया। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये मिनरल ओरिजिन के हैं, और इसमें जो H एटम है दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी दे आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे HCl है, H2SO4 है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब मिनरल ओरिजिन के माने जाते हैं। अब हम कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी के बारे में बात हो रही थी वहां चलते हैं, और कुछ बातें मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए क्या क्या बातें मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये बात सभी बच्चों को पता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है जो कार्बन की वैलेंसी है दैट इज 4। अभी तक जितने भी कंपाउंड्स हमने पढ़े कार्बन के, सब में कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहती है। अब आपको ये भी मैं याद दिला देता हूं कि अगर कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। उस कार्बन एटम के चारों तरफ जो अरेंजमेंट होगा स्पेस में, स्पेटियल अरेंजमेंट होगा, वो कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल ऑर्डर का होगा। और बॉन्ड एंगल लगभग 109.5 डिग्री के आसपास है, इतना ही होगा। अगर किसी कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और जो बॉन्ड एंगल है वो आपने मुझे बताया था अभी 120 डिग्री होगा। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा यहीं पर होता है 180 डिग्री में, है ना। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी कैलकुलेट करना सीखा था। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर तो वहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। अगर डबल बॉन्ड कहीं है 1 सिग्मा 1 पाई, और केवल अगर एक ही बॉन्ड है दैट विल बी सिग्मा। ये सब आपने पढ़ा है। आज मैं आपको एक और बात सिखाता हूं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन के बारे में। ये बहुत आसान है। देखिए अगर किसी कार्बन से केवल एक ही कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे हम बात करें यहां पर, इस कार्बन की डिग्री अगर देखने की कोशिश करें तो आप देखिए इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसा कार्बन कहलाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। अगर किसी कार्बन एटम से
दो डिफरेंट कार्बन एटम्स अटैच हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस कार्बन की अगर डिग्री पता करने की कोशिश करें तो इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है डायरेक्टली और एक ये अटैच है डायरेक्टली, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अगर इस तरह का कंपाउंड है कोई जिसमें जो सेंटर कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, आप देखो इससे कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 3, तो ये कौन सी डिग्री का कार्बन हो गया, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन कहलाएगा ये। और अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं तो अभी कितना हो गया बच्चों, 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो हम बस आज कुछ कंपाउंड में डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड्स वो पता करते हैं। देखिए जैसे हमें कोई कंपाउंड दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड हमें दे दिया और हमसे कहा भाई इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ आप। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हम तब बता पाएंगे जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है जो एटम जितने भी बॉन्ड्स बना रहा हो जिसके साथ भी, उसको हम ओपन करके लिखते हैं। जैसे CH3 का मतलब तो यही हो गया ना, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, इसके साथ एक H है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये H आ गया, ये चीज आ गई। देखिए अब इसमें आप टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, देखिए कितने कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6, यहाँ पे 2 है ना, एक तो पाई होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 3 है, एक सिग्मा होगा, 2 पाई, 9 और 1 10, तो इट हैज 10 सिग्मा, इट कंटेन्स 10 सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई, देखो 2 पाई यहाँ मिल रहे हैं आपको, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होंगे ना, और यहाँ कितना है एक, तो कितने हो गए 3 पाई। नाउ वी फाइंड द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है, 4, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। इसके बारे में बात करें तो आप देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इसकी बात करें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है। इसके बारे में देखिए बात करें 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp। ऐसे इसकी बात करें तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा 2 सिग्मा। एक और कंपाउंड ले रहा हूं, देखिए दिस इज CH3 होल थ्राइस C CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें पता करने की कोशिश करते हैं कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो इसे ओपन फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम जब ओपन करेंगे इस कार्बन के संग 3 CH3 है, देखिए इसको मैं ऐसा बनाना चाहिए, देखिए कार्बन, दिस इज 1 CH3, इसको भी मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होंगे। दिस इज सेकंड CH3, 1 2 and it is 3. This is third CH3 attached with this carbon atom, H3, right? This is the CH, क्या वाला CH की बात हो रही, और डबल बॉन्ड CH CH2 C bond H डबल बॉन्ड CH2। देखिए जल्दी से काउंट कर लेते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 6
and 3 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sigma and pi 1 and 1 2. So it contains 24 sigma and 2 pi bonds. ठीक है. Now I take some written example to find out the degree of carbon atoms. देखिए ये डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए. आपको इसमें बताना होगा कि कार्बन की डिग्री क्या है. 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, किस तरह का कार्बन है. मैं कन्वीनियंस के लिए इन पर नंबरिंग भी कर देता हूँ. कहीं से भी करने एक ही बात पड़ेगी आईयूपीसी के हिसाब से. 2 3 4 5 6 7. तो जरा इस कार्बन को देखें CH3 वाले को, इससे केवल एक ही कार्बन अटैच है, ये 6 वाला. तो ये हो गया आपके पास 1 डिग्री. इस C को देखेंगे 6 वाले को, एक 7 वाला अटैच्ड है, एक 5 वाला और एक ये साइड चेन वाला भी तो अटैच्ड है. तो ये कितना हो गया 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन एटम हो गया. 5 वाले की बात करें तो इससे एक डायरेक्टली 4th अटैच्ड है और एक 6 वाला अटैच्ड है. सो इट इज योर 2 डिग्री कार्बन. कार्बन नंबर 4 के बारे में बात करें तो एक तो ये अटैच है CH3 का 1 2, एक ये 5 वाला 3 और एक ये 3 वाला 4. तो ये आपके 4 डिग्री का कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है. इस थर्ड वाले कार्बन की बात करें तो एक 4 वाला डायरेक्टली अटैच्ड है और एक 2 वाला 2 डिग्री. ऐसे इसकी बात करें तो 1 2 और ये 3 वाला कितना हो गया 3 डिग्री. तो इस तरह से आप कार्बन के साथ कितने दूसरे कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं वो पता करके डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स भी बता सकते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन डिपिक्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन पेपर 3 डायमेंशनली. और किसी भी कंपाउंड को पेपर पर हम 3 डायमेंशनली कैसे शो कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे. और ऐसा करने के लिए 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड का हम 3 तरह की आर्म्स का यूज करते हैं. एक सॉलिड आर्म या सॉलिड वेज इसे बोल देते हैं, दूसरी डैश्ड वेज और बाकी जो 2 हैं वो हम नॉर्मल लाइन से डिपिक्ट करते हैं. देखिए कैसे, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहां बताता हूं. ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें FCl Br I ये एटम्स अटैच्ड हैं. ये सारे हमने एक पेपर में बनाए हुए. अगर इस कॉम्बिनेशन को, अगर इस कंपाउंड को मुझे 3D में एक्सप्रेस करना हो तो देखिए मैं इस तरह से करूंगा. जो मैं बना रहा हूं उसको इससे रिलेट नहीं करेंगे. ये मेरे ऊपर है, मैं कौन सा आइटम कहां बना रहा हूं, कहीं भी बना सकता हूं. ये सॉलिड वेज को मैं बना रहा हूं, ये डैश वेज मैंने बनाई है. और ये नॉर्मल लाइन से मैंने आई और Cl को अटैच होते हुए दिखाया. पहली बात तो ये समझिए कि यहां पर ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या है, यहां पर कार्बन है.
ठीक है। तो ये जो सॉलिड वेज है ये वाला, इट इज टुवर्ड्स द व्यूअर। डैश वेज क्या है ये, अवे फ्रॉम द व्यूअर। Solid wedge is used to indicate a bond projecting out of the plane of paper, that is towards the observer, that is towards the viewer. ये कुछ इस तरह से है जैसे मैं अपने हाथ को आपकी तरफ कर दूं, मैं अपने हाथ को आपकी तरफ कर दूं, दैट इज यू आर द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर। और अपने हाथ को मैं इस तरह से पीछे कर दूं इस तरह से, तो ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। मैं कार्बन एटम हूं, और अगर मैंने दोनों हाथों को इस तरह से, लेफ्ट और राइट आर्म को मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर एक दूसरे के बिल्कुल एक ही एक्सिस में कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये मैं आई एटम लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से सीएल एटम को डिपिक्ट कर रहा हूं, ये इन द प्लेन है। और अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो ये टुवर्ड्स द व्यूअर है। ये सॉलिड वेज वाला आइटम आ गया, कौन है इस पे, बी आर। ये जो मेरा आपको दिखाई पड़ रहा है सो कॉल्ड पंच, इससे बी आर है। और अगर मैंने अपने हाथ को बैक साइड इस तरह से कर दिया, तो ये मैं बात कर रहा हूं एफ की, जो कहा है अवे फ्रॉम द व्यूअर। और अगर इस तरह जैसे ट्रैफिक मैन आपको करता है ना, इस तरह दोनों हाथ देके रोकता है दोनों साइड के रोडों को, तो वो क्या हो गया, इन द प्लेन। तो इस तरह से आपको इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन और बिलो द प्लेन, हम ये 3 डायमेंशन को इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से शो कर सकते हैं, जिसमें सॉलिड वेज को हम यूज करेंगे टू शो indicate a bond projecting out of the plane of the paper, that is towards the viewer. Dash wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer, जो आप देख रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन। Wedges are shown in such a way that the broad end, wedges are shown in such a way that the जो broad end है of the wedge is towards the observer. The bonds lying in the plane of the paper are depicting by using a normal line. तो जो 3D रिप्रेजेंटेशन है मीथेन मॉलिक्यूल का, वो आपके सामने इन्होंने बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप देख सकते हैं जो एटम इन्होंने सॉलिड वेज पे डिपिक्ट किया हुआ है, ये वाला देखें, ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या व्यूअर। और जो डैश वेज है इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। और ये जो नॉर्मल लाइन से 2 बॉन्ड दिखाए गए हैं, दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये वेज एंड डैश फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन है मीथेन मॉलिक्यूल का, ठीक है। नाउ विल डिस्कस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा मैंने आपको बताया 3D फिगर्स को कैसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ऑन पेपर बना सकते हैं। अभी हम कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में सीखते हैं। मैं पहले सिंप्लिसिटी से स्टार्ट करता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। कौन कौन सी फॉर्म्स लेनी है, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। तो देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि जो कंडेंस्ड फॉर्म है मैं कैसे लिख सकता हूं। ये कोई कंपाउंड है, देखिए मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं ऑन पेपर।
मैं इसकी तीनों फॉर्म बनाता हूँ आपके लिए, देखिए शायद आप खुद मुझे आंसर कर पाए कि कौन सी कंडेंस्ड है, कौन सी बॉन्ड लाइन है, और कौन सी जो है कंप्लीट फॉर्म है। एक तो मैंने आपके लिए ये बनाया, सेकंड टाइम में मैंने ऐसे लिख दिया, और थर्ड टाइम में मैंने ऐसे लिख दिया। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, और नंबर 2 पर एक CH। आप मुझे बताएंगे कौन सा बॉन्ड लाइन है, ABC में से कौन सा बॉन्ड लाइन है, C बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। कौन सा कंडेंस्ड फॉर्म है, और कौन सा कंप्लीट फॉर्म है, ए। सब होशियार हो गए, एक ही बार में आपने पकड़ लिया बॉन्ड लाइन, कंडेंस और कंप्लीट। कंप्लीट में आपको पता चलेगा कौन से कार्बन से कितने एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अलग अलग तरीके से बॉन्डेड है। कंडेंस में जो शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी हो सकती है वो हम लिखते हैं, देखिए इस कार्बन नंबर 2 से जो CH है उसके संग 2 CH3 है ना, तो CH3 होल ट्वाइस CH, और उसके बाद देखिए लीनियर चेन में CH2 दो बार है, उसको कंडेंस करके लिख दिया CH2 होल ट्वाइस, और फिर CH3। अब कोई बच्चा कह सकता है सर इस CH के साथ CH2 ऐसे भी तो हो सकते थे, जैसा आपने CH3 लगाए हैं ये दो, वैसे ही जब आप CH के साथ CH2 होल ट्वाइस लिख रहे हो तो ये ऐसे भी तो हो सकते थे, नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कहाँ पूरी हो रही है, 3 ही है। और मैंने बताया मैं रहूं या ना रहूं, कार्बन की वैलेंसी पूरी रहेगी, है ना। तो इस तरह से ये CH2 स्ट्रेट चेन में है, जिससे कि बैलेंसिंग भी सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये कंडेंस्ड, ये बॉन्ड लाइन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ड्रॉ कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ 2 मिथाइल पेंटीन। दिस इज 2 मिथाइल पेंटीन, 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, जिसको छोड़ा हमने साइड चेन की फॉर्म में, वो मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल पेंटीन, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए लेते हैं, देखिए CH3 होल थ्राइस C, CH2 होल थ्राइस CH, CH3 होल ट्वाइस। तो आपको बात समझ में आ रही है कौन सी फॉर्म है, कंडेंस्ड, कंप्लीट या बॉन्ड लाइन। जो भी कंपाउंड है उसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, जितना भी सुगोड़ के लिख सकते थे, कंडेंस करके लिख सकते थे, उसको लिख दिया। अब हम इसकी कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे, देखिए ये कार्बन ये वाला ले लिया, इसके साथ 3 CH3 है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज द थर्ड CH3। अब बारी आती है CH2 होल थ्राइस, बताओ स्ट्रेट चेन में ये CH और इसके साथ 2 CH3 इस तरह से अटैच, ठीक है। ये इसका कैसा फॉर्म आया बच्चों, कंप्लीट फॉर्म आया। और अगर इसका हमें बनाना हो बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो देखो कितने कार्बन है, 7 है स्ट्रेट चेन में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और इस नंबर 2 पे क्या है, 2 CH3, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। ऐसे नंबर 6 पर भी कितना है, एक CH3 ये आ गया। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसका मतलब देखिए यही है, इसका मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, जितने भी आपको ये पीक्स दिख रहे हैं इसमें सब कार्बन एटम है, जितने भी एंड्स दिख रहे हैं वो सब कार्बन है। यहाँ भी एक कार्बन है ना, ये भी एक कार्बन। अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है आपको। देखो इस कार्बन से कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड तो है। जब इसका एक बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4। तो वो किससे सेटिस्फाइड करेंगे, एक्स से करेंगे। तो इसके पास एक टॉफी है, 3 टॉफी और है तो 4 की। 4 टॉफी नहीं दोगे तो रोएगा कार्बन। इसकी बात देखो, 1 2 3 4 इसके पास भी है। इसके पास एक टॉफी है, यानी कितने दे दें, 4 करनी सबके पास, 1 2 है ना, 2 इसको दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पे देखो 4 पहले से ही, 1 2 3 4, इसको कोई जरूरत नहीं है। इस पे कितनी दे दें, देखो इस पे ही कितने बॉन्ड बन रहा है ना, वैलेंसी कितनी करनी है, ये कंपाउंड। आज आप लोग आपकी जो एक्सरसाइज है, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ ये एग्जाम्पल्स आप कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल्स आप ट्राई करिएगा। प्रॉब्लम 12.1 से लेके 12.6 ट्राई करेंगे, सॉल्व है आपके यहाँ एनसीईआरटी में 12.4 टू 12.6। साथ ही साथ आज आप एक्सरसाइज का 12.1, 12.2, 12.3, 12.36 ये भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको हो जाएगा ये।